बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद जुनैद दीवान अकेडमी से आपके अपने चैनल आपकी अपनी फैमिली से आपसे मुखातिब हूँ और मैं अपने तमाम देखने वालों को अपने स्टूडेंट्स का अपने इस चैनल पे वेलकम करता हूँ। तो आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ बेसिकली। और आज की इस वीडियो के अंदर जो है वो मैं जो मेरे साथ स्टूडेंट्स सीरीज़ 2 के स्टार्ट से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनको मालूम होगा कि हम 10th क्लास कंप्यूटर साइंस नेशनल बुक फाउंडेशन जो है उसको हम कवर कर रहे थे यूनिट नंबर 4 को। तो हमने उसके अंदर देखा इफ स्टेटमेंट को हमने पढ़ा, देन इफ एल्स को हमने कवर किया, एल्स इफ को हम पढ़ चुके हैं, स्विच भी हम कवर कर चुके हैं। तो आज की जो वीडियो है इसके अंदर हमारा जो लास्ट कंसेप्ट है चैप्टर का बेसिकली वो है नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर। कि नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर जो है आपके पास वो क्या होता है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके सिंटैक्स के बारे में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूंगा और विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल आपको प्रैक्टिकली ये बताने की कोशिश करूंगा कि नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर को प्रोग्राम के अंदर आप कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो अगर आप नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर को बेटर समझना चाहते हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना चाहते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक लाजमी देखिएगा, कंप्लीट स्किप मत करिएगा ताकि आपको हर स्टेप अच्छी तरह से समझ आए। तो विदाउट एनी डिले फर्दर बात करने के हम चलते हैं डायरेक्ट आज की वीडियो की तरफ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आज लेक्चर नंबर 5 होने जा रहा है सीरीज़ 2, जिसके अंदर हमने 10th क्लास नेशनल बुक फाउंडेशन की कंप्यूटर साइंस को स्टार्ट किया था यूनिट नंबर 4 को। सो इससे प्रीवियस 4 लेक्चर्स के अंदर हमने डिफरेंट सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स है जिसमें इफ था, इफ एल्स था, एल्स इफ था, एंड द वेरी लास्ट लेक्चर वाज अबाउट स्विच स्टेटमेंट। सो ये हमारे पास इस चैप्टर नंबर 4 की लास्ट वीडियो होने जा रही है। इसके बाद एक और लेक्चर आएगा आपके पास, लेकिन वो बेसिकली रिव्यू के बारे में होगा। कुछ एमसीक्यू डिस्कस करूंगा आपसे और चैप्टर का थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूंगा आपको। और इसके साथ ही हमारा जो है वो सीरीज जो 2 है कंप्यूटर साइंस की, उसका एक यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। तो जो लास्ट हमारे पास स्टेटमेंट है, जो सिलेक्शन स्ट्रक्चर है जो यूज होता है यूनिट नंबर 4 के अंदर, जो बेसिकली हमने डिस्कस करना है बुक का, वो है नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर। व्हाट इज नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर? तो ये जो वर्ड निकले आपके पास नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर का, तो आपको पता है बेसिकली कि जब कोई कंडीशन एवेलुएट होगी और उस कंडीशन की बेस के ऊपर नीचे मुख्तलिफ ऑप्शन आपके पास होंगी, तो उस कंडीशन को जो बेस्ट ऑप्शन मीट कर रही होती है वो हम सेलेक्ट कर लेते हैं। और जो स्ट्रक्चर यूज कर रहे होते हैं आप, वो वही आपके पास कि आपने उस सिलेक्शन के लिए इफ को यूज किया, स्ट्रक्चर को यूज किया है, या उस सिलेक्शन के लिए आपने इफ स्ट्रक्चर को यूज किया है, या उस सिलेक्शन के लिए आपने स्विच को यूज किया है। तो ये तो इस टॉपिक का हो गया सिलेक्शन का और स्ट्रक्चर का, मैंने आपको बता दिया। तो व्हाट डज नेस्टेड मीन? तो स्टूडेंट आपने कभी किसी परिंदे को जब वो बनाता है, घोंसला बना रहा होता है, ये बेसिकली नेस्टेड जो वर्ड निकला है वो नेस्ट से निकला है, मतलब कि घोंसला। तो अगर आपने कभी गौर किया हो, जो परिंदा घोंसला बना रहा होता है आपके पास, तो वो आपके पास वो देखा होता है एक जो जब वो तिनका लगाता है, उस तिनके के ऊपर दूसरा तीसरा तिनका राउंड बाय राउंड आपके पास करता करता उस नेस्ट को कंप्लीट करता है। एक जो है तिनके के अंदर दूसरा तिनका, दूसरे के अंदर तीसरा होता है, तीसरे के अंदर चौथा तिनका होता है, और इस तरीके से वो कंप्लीट करता है अपने तमाम के तमाम नेस्ट को कंप्लीट करने के लिए। तो बेसिकली वहीं से ये इन्होंने आइडिया निकाला है। नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर मतलब एक सिलेक्शन स्ट्रक्चर के अंदर एक और सिलेक्शन स्ट्रक्चर को डाल देना, बेसिकली नाउन एज नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर। मींस a selection structure within another selection structure is known as nested selection structure। तो जब भी नेस्टेड के बारे में आपको टॉपिक आ जाएगा, तो सबसे पहले आपको पता है कि क्या लिखना है आपने, डेफिनेशन। तो व्हाट द डेफिनेशन? the selection structure within another selection structure is known as nested selection structure। the structure within another structure। तो ये डेफिनेशन हो जाएगी आपके पास। मैं लिखवा नहीं रहा यहाँ लेक्चर के अंदर, आपके लिए डिक्टेट किया है, तो वो वीडियो सुन के आप लिख लीजिएगा। The selection structure within another selection structure is known as nested selection structure। So now second चीज आती है आपके पास इसका सिंटैक्स। तो बच्चे आपके पास नेस्टेड का कोई स्टैंडर्ड सिंटैक्स नहीं है। ये डिपेंड करते हैं आपके ऊपर है कि कभी भी आपको नेस्टेड अगर लगाना पड़ जाए तो आपके ऊपर है। कभी इफ एक इफ स्टेटमेंट के अंदर दूसरी इफ नेस्ट हो जाएगी,
कभी इफ के अंदर इफ एल्स नेस्ट हुई होगी आपके पास, कभी एक इफ एल्स के अंदर उसके अंदर एक और इफ एल्स लगा होगा आपके पास। तो ये डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं। तो बेसिकली जो मैं अभी आपको एग्जांपल जिसकी मदद से आपको नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करूंगा बेटा, वो मैं करूंगा एक इफ स्टेटमेंट के अंदर मैं नेस्ट करूंगा इफ एल्स को। तो उसी को माइंड में रख के मैं सेंटेक्स आपको बना रहा हूँ। तो वो कैसे होगा आपके पास, बेसिकली सबसे पहले मैंने क्या कहा कि इफ के अंदर मैं प्रोग्राम में जो बनाने जा रहा हूँ, इफ के अंदर इफ मेन और मेरा सिलेक्शन स्ट्रक्चर होगा, उसके अंदर मैं नेस्ट करूंगा इफ एल्स को। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ का सेंटेक्स आपको याद होना चाहिए क्या था, स्मॉल ब्रैकेट और फिर आती थी कंडीशन। कंडीशन ट्रू है तो ये इफ की बॉडी में आ जाएगा, और इस इफ की बॉडी में मैं दोबारा एक इफ एल्स लगा दूंगा। इसका भी क्या था, इफ कंडीशन अगर ट्रू है तो ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट चल जाएगी और इफ की बॉडी क्लोज हो जाएगी। अगर कंडीशन फॉल्स है तो इफ वाला बॉडी नहीं चलेगी, वो किधर आ जाएगा, एल्स की तरफ, और इसकी एल्स की बॉडी चल जाएगी, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट और प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है बच्चे? तो ये हमारे पास सिंटैक्स है नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर इन विच आई हैव नेस्टेड इफ एल्स विद इन इफ स्टेटमेंट। तो अब इसकी एग्जांपल लेते हैं हम। बेसिकली एग्जांपल दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ ताकि पेज चेंज ना करना पड़े, इसी के ऊपर आपका लेक्चर कंप्लीट हो जाए। अब मैं जो प्रोग्राम लिखने जा रहा हूँ नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर का, मैं करूँगा क्या, गौर से सुनिएगा। मैं इस तरह कर रहा हूँ, एक प्रोग्राम लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए नेस्टेड का वर्किंग कैसे करता है। मैं ऐसे करता हूँ, करूँगा कि एक दो नंबर मैंने इनपुट लेने हैं। पहले मैं क्या करूँगा, यूज़र से दो वैल्यूज़ इनपुट लूँगा, फिर मैं इफ़ कंडीशन को लगा के चेक करूँगा कि अगर वो दोनों नंबर्स पॉजिटिव हैं, अगर वो दोनों नंबर पॉजिटिव हैं तो फिर वो आपके पास क्या होना चाहिए, आगे वो चेक करे। अगर वो दोनों इवन हैं तो नंबर का सम हो जाए, और अगर उनमें से कोई एक भी ऑड है आपके पास तो फिर उन दोनों नंबर का क्या होना चाहिए बच्चे आपके पास, प्रोडक्ट। क्वेश्चन सबसे पहले क्लियर करें, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसमें यूजर से दो वैल्यूज इनपुट लेनी है, और पहले चेक करना है कि वो दोनों नंबर्स पॉजिटिव होने चाहिए, पॉजिटिव हैं या नहीं। इफ कंडीशन लगा के मैं क्या करूँ, मैंने क्या कहा था कि मैं इस सेंटेंस के मुताबिक प्रोग्राम को लिखूंगा। तो जब वो दो नंबर इनपुट हो जाएंगे तो मैं इफ कंडीशन की मदद से चेक करूंगा कि वो दोनों पॉजिटिव हैं या नहीं। अगर नहीं है तो फिर तो प्रोग्राम वहीं पे आपका मेन फंक्शन खत्म हो जाएगा, क्योंकि इफ एक ही चॉइस को चलाता है आपके पास, प्रोग्राम चलेगा ही नहीं। अगर कंडीशन ट्रू है कि दोनों पॉजिटिव हैं, इफ कंडीशन ट्रू हो गई तो इफ की बॉडी में आएंगे और उसमें मैं इफ एल्स लगा दूंगा। इफ के आगे मैं लगाऊंगा कि चेक करो अगर दोनों नंबर के हैं इवन तो दोनों का सम कर दो, और अगर दोनों में से एक भी आपके पास ऑड आ गया तो इफ की बॉडी नहीं चलेगी, वो एल्स में आ जाएगा, और एल्स में मैं क्या कर दूंगा, दोनों का प्रोडक्ट। ठीक है बच्चे, तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लगेंगे, शाबाश, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैश इंक्लूड लेस देन कैरेक्टर स्टूडियो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, देन बच्चे हैश इंक्लूड लेस देन कैरेक्टर conio.h means console input output header file and greater than character, and main function void main void। क्योंकि ये प्रोग्राम इवन ऑड से रिलेटेड है आपके पास बचे, तो आपके पास जो डिक्लेरेशन स्टेटमेंट में मैं वेरिएबल बनाऊंगा वो इंटीजर टाइप के बनाऊंगा, दो, एक ए चाहिए और एक बी चाहिए। अब इस प्रोग्राम के अंदर देखो मैंने बच्चे क्या किया, आपके पास वो चेक करेगा अगर ए और बी दोनों इवन है तो क्या हो रहा है, सम, और अगर एक इवन एक ऑड है तो क्या हो रहा है, प्रोडक्ट। ऐसा ही है ना। तो फिर मुझे ये वेरिएबल ही बनाने पड़ेंगे सम का, कि ए और बी का जो हम ऐड करेंगे वैल्यू, तो पहले किसी में वेरिएबल में सेव होंगे ना जाके, तो वो सम में सेव होंगे। और अगर प्रोडक्ट वाला चल रहा है तो मैं प्रोडक्ट के लिए वेरिएबल पहले से बना के रखूंगा ना। ऑप्शंस मेरे पास होने चाहिए। अब डिपेंड करता है प्रोग्राम के अंदर, अगर वो सम की कंडीशन को मीट कर रहा है तो सम के लिए भी मेरे पास वेरिएबल डिक्लेयर हो गया आपके पास, और अगर वो प्रोडक्ट्स की तरफ जा रहा है आपके पास तो प्रोडक्ट का भी वेरिएबल पड़ा हुआ है वैल्यू को सेव करने के लिए, दोनों के प्रोडक्ट को, लाइन टर्मिनेटर। तो बेसिकली ये वो वाइड प्रोग्राम है हमने अभी तक जो किया है, जिसके अंदर मैंने एक से ज़्यादा जो वेरिएबल उनको डिक्लेयर किया है, बिकॉज इसके अंदर इन चार वेरिएबल्स को के होने से, मौजूद होने से मेरा प्रोग्राम आसानी से कंप्लीट हो सकता है। सो आई हैव डिक्लेयर्ड 4 वेरिएबल्स ए एंड बी, जो यूजर से इनपुट लूंगा, और अगले वाले जो आपके पास ये सम और प्रोडक्ट है, ये डिपेंड करता है ए और बी के इवन या ऑड होने पे, उनमें से कोई एक या सम चल जाएगा या प्रोडक्ट चल जाएगा। ठीक है बच्चे। अब ये जो ए और बी की अगर वैल्यू मैंने यूजर से इनपुट लेनी है बच्चे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यस आई हैव टू टेक द हेल्प फ्रॉम आउटपुट फंक्शन, प्रिंट एफ फंक्शन की मुझे हेल्प लेनी पड़ेगी। और
स्क्रीन पे एक मैसेज देना पड़ेगा यूजर को, जिससे उसे पता चले कि मैंने 2 वैल्यूज इनपुट करनी है। तो printf का फॉर्मेट क्या था, ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमास और अंदर लिखा जाता है आपके पास मैसेज। मैसेज क्या है बच्चे, इंटर टू वैल्यूज, इंटर टू डिजिट्स, इंटर टू नंबर, कुछ भी लिख सकते हैं। तो इंटर टू डिजिट्स मैंने लिखा उसको मैसेज, इंटर टू डिजिट स्ट्रिंग था, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कर दिए, साथ ही ब्रैकेट क्लोज और लाइन टर्मिनेटर। तो बच्चे जब वो स्क्रीन के ऊपर देखेगा ये मैसेज यूजर, तो कीबोर्ड से 2 बटन प्रेस करेगा। ठीक है जी, कीबोर्ड से जब वो 2 बटन प्रेस करेगा तो आपके पास वो बटन को रीड करना कि कौन से बटन प्रेस हुए हैं, उनका फॉर्मेट इंटीजर टाइप का है या नहीं, और उन दोनों में से कौन सी वैल्यू किस वेरिएबल को देनी है, आपके पास असाइन करनी है, पहुंचानी है। तो ये काम कौन से जो फंक्शन कर रहा होता है बच्चे, यस, इनपुट फंक्शन दैट इज scanf। उसका आपके पास फॉर्मेट क्या होता है, आपके पास मैं लिखूंगा scanf, देन लेस देन ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमास, फिर फॉर्मेट इंटीजर लगा हुआ ऊपर आपके पास, ये देखें ये इंटीजर है तो इसका फॉर्मेट होता है %d। कितने नंबर आ रहे हैं आपके पास बच्चे, 2 डिजिट्स हैं, तो 2 फॉर्मेट सेट करूंगा, %d, फिर दूसरा लगाने से पहले फॉर्मेट में कॉमा लगाऊंगा, %d। तो 2 ही थे आपके पास, फॉर्मेट सेट हो गए, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज करके मैं लगाऊंगा कॉमा। कॉमा के बाद अब मुझे बताना है, आपके ऊपर है कि इनमें से जो पहली वैल्यू आई है scanf के अंदर, जो %d है, ये किस वेरिएबल में जानी चाहिए और ये दूसरी वैल्यू किस में जानी चाहिए। तो अगर आप चाहते हो कि पहली वैल्यू b में जाए, दूसरी वैल्यू a में जाए, या आपके ऊपर है कि पहली वैल्यू डायरेक्ट a में चली जाए, दूसरी b में चली जाए, तो % एंड का एड्रेस ऑपरेटर पहली a में चली जाए, दूसरी b में चली जाए, और ब्रैकेट क्लोज एंड लाइन टर्मिनेटर। क्लियर बच्चे। नाउ रिमाइंड करें, क्वेश्चन में मैंने क्या कहा था कि जब यूजर 2 नंबर इनपुट कर लेगा, अब देखिए मेरे पास a और b दोनों की वैल्यू आ चुकी है। अब चेक करना है कि ये दोनों क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। अगर पॉजिटिव हैं तो आगे इवन ऑड वाला सिस्टम चलेगा, अदरवाइज प्रोग्राम ही यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। तो पहले इफ मैंने क्या कहा था, पहले हम क्या लगाएंगे, ये आपके पास स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर के मुताबिक प्रोग्राम करा रहा हूं। इफ, तो मैं सबसे पहले लगाऊंगा इफ ब्रैकेट, इफ किसके ऊपर, ए एंड बी के ऊपर। मुझे चेक करना है कि ए का जो आपके पास है वो भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव, एंड साथ ही साथ बी का भी होना ग्रेटर देन 0 होना मस्ट है। ए भी पॉजिटिव हो, बी भी पॉजिटिव हो। अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर वो बॉडी में आएगा, अगर कंडीशन फॉल है तो यही प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। अब ए और बी हमने इनपुट किया, लेट्स सपोज कि वो जो यूजर ने वैल्यू इनपुट की है, इन केस वो दोनों पॉजिटिव हैं, कंडीशन ट्रू हो गई, बॉडी में आ जाएगा। तो आगे मैंने क्या कहा था बच्चे, आपके पास अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर दोबारा आपने उसके अंदर क्या लगाना है, ये इफ एल्स, जिसमें इफ के साथ इवन और एल्स के साथ ऑड वाला सिस्टम चलेगा। दोबारा लगाऊंगा नेस्ट। अब ये देखें इफ के अंदर एक और नेस्ट हो रही है, सिलेक्शन स्ट्रक्चर। तो इफ अगर आपके पास ए रिमाइंडर 2 इक्वल टू क्या है, 0, एंड दूसरा जो डिजिट है बी, उसका भी रिमाइंडर 2 इक्वल टू क्या, 0, मतलब दोनों इवन है, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, क्या सम होना चाहिए ए और बी का। तो मैं सम का फॉर्मूला लगा दूंगा। सम कैसे कैलकुलेट होगा, a प्लस बी लाइन टर्मिनेटर। समझ आई बच्चे। तो मैंने ये कहा था कि अगर वो दोनों नंबर ग्रेटर देन 0 हैं, पॉजिटिव हैं, और फिर दोनों का इवन भी हैं, मतलब कि ए और बी दोनों का रिमाइंडर 2 के साथ अगर 0 आ रहा है, दोनों केस ट्रू हैं, तो आपने क्या कैलकुलेट करना है, ए और बी का सम। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू ए प्लस बी, मतलब जो स्कैनफ के अंदर ए की वैल्यू और बी की वैल्यू दोनों को प्लस करके वो वैल्यू किसको साइन कर देगा, सम को, और फिर हमने स्क्रीन के ऊपर ये सम प्रिंट करवाना है। तो इस सम को कैसे प्रिंट करवाएंगे, मैं printf लगाऊंगा। printf का फॉर्मेट क्या है, स्मॉल ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमास, फिर आपने बताना है इन्वर्टेड कॉमा से पहले कि हमने स्ट्रिंग की फॉर्म में कैलकुलेट क्या किया है। हमने क्या कैलकुलेट किया बच्चे, सम इज इक्वल टू, तो आपको पता है printf के अंदर जो चीज इन्वर्टेड कॉमा में लिखी जाती है वैसी आती है। तो सम इज इक्वल टू तो स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा। आगे हमें क्या प्रिंट करवाना है, वैल्यू। अब सम किसका होगा, ए और बी का, और ए और बी की वैल्यू बच्चे किस पे डिपेंड करती है कि यूजर ने क्या इनपुट किया है, वो तो चेंज होता रहेगा ना। तो लेकिन मुझे ये पता है कि सम जब ए और बी की कोई भी वैल्यू आ जाए, वो इंटीजर टाइप की होगी, ऐड होकर जो आंसर देगा वो भी किस टाइप का होगा, इंटीजर। तो सम जो भी आएगा वो उसका फॉर्मेट क्या हो गया बच्चे, वो %d ही होगा, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। समझ आ गई कि हमने प्रिंट करवाना है कि हमने क्या सम निकाला है। तो सम इज इक्वल टू जो भी निकलेगा वो इंटीजर टाइप का होगा, और ये इंटीजर की वैल्यू आपने किससे उठानी होगी, इससे प्रीवियस जो स्टेप में लेफ्ट साइड पे जो फॉर्मूला पड़ा था, वो फॉर्मूला क्या था, सम। तो जो भी आपके पास इधर उसने सम सेव किया होगा मेमोरी में, वो जब लिखा हुआ आएगा सम इज इक्वल टू, तो सम इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है तो कंपाइलर ऐसी स्क्रीन पे दिखा देगा, आउटपुट स्क्रीन के ऊपर सम इज इक्वल टू लिखा हुआ आ रहा होगा। लेकिन ये जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं ना बच्चे, ये एज इट इज प्रिंट नहीं होते, इनकी वैल्यूज प्रिंट होती हैं।
तो वो जाके देखेगा कि इसके अगेंस्ट कहीं ना कोई वैल्यू पड़ी हुई है, वो वैल्यू मैंने कहाँ से उठानी है, तो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर फौरन बाद जो कॉमा लगा के वेरिएबल लिखा जाता है ना, उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी जाती है। ठीक है, तो वो देखा इसने, जब आप देखा ना सामने रिकॉर्ड मैंने प्रिंट करवा लिया एज इट इज, आगे फॉर्मेट स्पेसिफायर आ गया, ये तो प्रिंट होता ही है, इसकी वैल्यू प्रिंट होती है, तो फौरन इससे बाहर निकलेगा कि इन्वर्टेड कॉमा की फौरन बाद कौन सा वेरिएबल है, मैं उसकी वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दूंगा। तो इससे प्रीवियस जहाँ फार्मूला लगा होगा उसका वहां से जाके उठा लेगा वैल्यू, तो ये सामने सेव पड़ा होगा वो इधर पुट कर देगा। और अच्छा जी, आपके पास इफ की बॉडी की बात बच्चे आती है, ये जो इफ दोबारा नेस्टेड लगी है ना इसके अंदर लेफ्ट ब्रेसेस और राइट ब्रेसेस। अगर कंडीशन ट्रू है, सामने कार के प्रिंट निकाल के खत्म हो गया, इफ की बॉडी क्लोज हो गई। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स है तो फिर क्या चलना चाहिए बच्चे, एल्स। अगर इन दोनों में से कोई एक भी आपके पास ऑड है, ये दोनों ऑड है, तो फिर एल्स पे आ जाएगा, और एल्स की फिर बॉडी स्टार्ट हो जाएगी। ये देखें नजर आ रहा है, एल्स एल्स के बाद उसकी ब्रेसेस लगाई मैंने, ये ब्रेसेस लगा दी। ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट क्या चलानी है, तो मैंने क्या कहा था दूसरे केस में क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है, ए और बी को मल्टीप्लाई, ए स्टेरिक बी, स्टेरिक का वर्ड इसमें यूज किया कि कीबोर्ड पे मल्टीप्लाई का सिंबल नहीं होता, लाइन टर्मिनेटर। और अब आपने इसको प्रिंट करवाना है प्रोडक्ट को, कि हमने कैलकुलेट क्या किया, प्रिंट एफ सेम वैसी ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमास, पहले हम उसको बताएंगे इन्वर्टेड कॉमास में प्रोडक्ट लिखा इसी तरह आ जाएगा, इक्वल भी इसी तरह आ जाएगा, आगे हमें नहीं पता प्रोडक्ट क्या है, लेकिन फॉर्मेट उसका पता है कि प्रोडक्ट का भी फॉर्मेट इंटीजर होगा परसेंटेज डी। लेकिन जब कंपाइलर इसको देखेगा कि मैंने प्रोडक्ट भी प्रिंट करवा दिया, इज इक्वल टू भी ऐसे ही आ गया, परसेंटेज डी फॉर्मेट पड़ा हुआ है, ये तो प्रिंट नहीं होगा, तो इसकी वैल्यू वो इससे बाहर जाके देखेगा, तो वैल्यू किसकी उठानी है बच्चे, इस प्रोडक्ट से, लाइन टर्मिनेटर। और ये बॉडी इसकी क्लोज हो जाएगी, प्रोग्राम चल जाएगा, बाहर आएगा, इसकी बाहर हमारे पास लगा गेट सी एच, लाइन टर्मिनेटर, और प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो इस वीडियो की मदद से अगर आपने इसको स्टार्ट से एंड तक कंप्लीट देखा है, तो आई होप कि आपको काफ़ी हद तक नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर की जो है तो वो आइडिया हो गया होगा कि इसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो बाकी आपको पता है कि आपने क्या करना है, कि अगर कंसेप्ट को अच्छी तरह क्लियर करना है, आपने उनको सॉलिड करना है, तो यू हैव टू प्रैक्टिस फर्दर प्रोग्राम। इसके अलावा भी आप बहुत से प्रोग्राम बनाएं, मतलब कि बुक के ऊपर ना रहा करेंगे, बुक पे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि बस मैं इसी को प्रोग्राम बनाऊंगा, जब सोल्यूशन मुझे मिल जाए तो मैं इसको देख रटा लगा लूंगा, नहीं, फॉर्मेट समझें और खुद से क्वेश्चन बनाएं, खुद से उनको सॉल्व करने की कोशिश करें, ताकि आपके पास जो कंसेप्ट क्लियर हो। और बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जो है तो इनके अंदर कमांड अच्छी होती जाएगी, क्योंकि आप सब ने सुन रखा है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आज की वीडियो में यही कुछ था बच्चे। मेरी नेक्स्ट वीडियो आने तक जो है तो मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।